हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 सजीव जगत के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा बेटा, यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु कुछ निश्चित पदों का उपयोग किया जाता है। जिन्हें वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। एवं समस्त वर्गीकी संवर्गों को वर्गीकी के पदानुक्रम कहते हैं। देखिएगा बेटा, वर्गीकी पदानुक्रम की यदि परिभाषा देखें तो वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित पदों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उन पदों को कहा जाता है वर्गीकी संवर्ग। क्या कहते हैं उनको? वर्गीकी संवर्ग अर्थात टैक्सॉन कहा जाता है। एवं समस्त वर्गीकी संवर्गों को वर्गीकी के पदानुक्रम कहा जाता है। यानी कि समस्त जो वर्गीकी संवर्ग है इनको सम्मिलित रूप से वर्गीकी के पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्गीकी के पदानुक्रम। तो वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु सात वर्गीकी संवर्गों का उपयोग किया जाता है। तो वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कितने वर्गीकी संवर्ग बेटा? 7 वर्गीकी संवर्गों का उपयोग किया जाता है। इन 7 वर्गीकी संवर्गों को लीनियस के पदानुक्रम कहते हैं। लीनियस के पदानुक्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा? लीनियस के पदानुक्रम। ये लीनियस के पदानुक्रम कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा जगत, सेकेंड शंभु, थर्ड वर्ग, फोर्थ गण, फिफ्थ कुल, नेक्स्ट वंश और लास्ट है सेवन।
ज। तो ये 7 वर्गी की संवर्ग है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये समस्त वर्गीय संवर्गों को वर्गीकी के पदानुक्रम कहा जाता है, जो कि लीनियस के पदानुक्रम माने जाते हैं। ठीक है, इनमें से जगत सबसे बड़ी वर्गीकी इकाई होती है। ठीक है, और जाति की यदि बात करें तो जाति सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी वर्गीय इकाई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी वर्गीकरण की इकाई कौन सी है, तो जगत, कौन सी होती है बेटा, जगत। और सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई यदि पूछा जाए तो जाति का नाम आता है। ठीक है, तो जाति को सबसे छोटी वर्गीकरण इकाई तथा जगत को सबसे बड़ी वर्गीकरण इकाई माना जाता है। देखो बेटा, जो संघ शब्द दिया था वो हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसने दिया था हेकल। वर्ग और गण ये लीनियस ने दिए, इसने दिए लीनियस। जो कुल शब्द दिया था ये बुशेरी ने दिया था, इसने दिया बुशेरी। तथा वंश और जाति ये दोनों शब्द लीनियस ने दिए, इसने दिए लीनियस। इसलिए इनको लीनियस के पदानुक्रम भी कहा जाता है, जिनका उपयोग वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इनको सम्मिलित रूप से लीनियस के पदानुक्रम कहा जाता है। तथा एकल जो इकाई है उसको टैक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोन या वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है। अब देखो, इनको जब यदि लिखा जाता है तो इनको तिरछे रूप में लिखते हैं। किस प्रकार? जैसे पहले लिखेंगे जगत, उसके बाद में संघ, ठीक है, संघ के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, गण के बाद में आता है बेटा कुल, और कुल के बाद में आता है वंश, और वंश के बाद में आता है बेटा जाति। तो इन्हें इस रूप में लिखा जाता है, लीनियस के पदानुक्रम है, इनको इस रूप में तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, अब यदि हम एग्जाम्पल देखें, देखो इसके अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। जैसे कि यहां पर वर्गीकी संवर्ग आ जाएगा। ठीक है, यहां हम मानव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, और सेकंड एग्जाम्पल जैसे कि किसी का भी ले लो, गेहूं का ले लिया हमने, एक प्लांट का देख लेते हैं, एक एनिमल का देख लेते हैं। तो वर्गीकी संवर्ग, जैसे पहला वर्गीकी संवर्ग हो गया बेटा जगत, पहला वर्गीकी संवर्ग है जगत। तो देखो, जो मानव है ये तो जंतु जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो गेहूं है ये पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसमें? पादप। सेकंड नंबर आता है बेटा संघ का, संघ। तो एनिमल के लिए फाइलम या संघ शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि प्लांट के लिए डिवीजन शब्द का उपयोग किया जाता है, डिवीजन या प्रभाव।
तो प्लांट के लिए डिवीजन या प्रभाव शब्द और एनिमल्स के लिए संघ या फैलम शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखो मानव कौन से संघ में आता है? संघ कॉर्डेटा में। तो मानव का संघ हो जाएगा बेटा कॉर्डेटा। ठीक है, अब पादप की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लेंगे हम? डिवीजन। तो ये कौन से प्रभाग के अंतर्गत आता है? एंजियोस्पर्मी। इसमें आता है बेटा एंजियोस्पर्मी में आता है, अर्थात आवर्त बीजी में। आवर्त बीजी डिवीजन के अंतर्गत। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं वर्ग। तो मानव कौन से वर्ग का है बेटा? मेमेलिया का। कौन से वर्ग का है? वर्ग मेमेलिया का सदस्य है। ठीक है, और गेहूं के लिए यदि हम वर्ग देखें तो ये किस में आता है? गेहूं एक बीजपत्री है। कैसा है बेटा? एक बीजपत्री है। ठीक है, इसलिए मोनोकोटिलिडनी के अंतर्गत आता है। तो इसका वर्ग हो जाएगा बेटा मोनोकोटिलिडनी, जिसके अंतर्गत एक बीजपत्री पादपों को रखते हैं। किसको रखते हैं? एक बीजपत्री। तो मोनोकोटिलिडनी इसका वर्ग हो जाएगा गेहूं का। नेक्स्ट अगला संवर्ग है चौथा गण। तो इसका गण हो जाएगा बेटा प्राइमेट्स, क्योंकि प्राइमेटा का है। किसका है? मनुष्य प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स हो जाएगा इसका गण। ठीक है, जबकि गेहूं का यदि हम गण देखें तो इसका गेहूं का गण है कोएल्स। कौन से गण का है ये? कोएल्स का, जिसमें कोशिकुल को रखा जाता है। नेक्स्ट गण के बाद में आता है बेटा कुल। तो मानव होमोनिडी कुल में रखा जाता है। किसमें? होमोनिडी। जबकि गेहूं की यदि बात करें तो इसको पोएसी कुल में रखा जाता है। तो ये पोएसी कुल का सदस्य हो गया गेहूं। नेक्स्ट अगला वर्गीय संवर्ग है वंश। तो मानव का वंश कौन सा है बेटा? होमो। कल हम बता चुके थे होमो। ठीक है, और गेहूं का वंश है ट्रेडिकम। ट्रेडिकम। और लास्ट वर्गीय की संवर्ग है जाति। तो कल इसकी जाति हमने पढ़ी थी मानव की होमो सेपियंस। तो जाति हो गई इसकी सेपियंस। जाति क्या होगा बेटा? सेपियंस। और जबकि गेहूं की जाति हो जाएगी एस्टिवम। ठीक है, तो यहां देखो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई तो हो गई बेटा जगत। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। तो यदि हम एग्जांपल देखें वर्गीय की बताने के लिए संवर्गों का, तो जगत, मानव का जगत हो गया बेटा जंतु जगत, और गेहूं का जगत हो गया पादप जगत। ठीक है, नेक्स्ट संघ की बात करें तो संघ मानव के लिए अर्थात एनिमल्स के लिए कॉर्डेटा संघ हो गया। लेकिन प्लांट के लिए डिवीजन की बात कर रहे हैं, प्रभाग की बात करें तो ये कौन से डिवीजन का है? एंजियोस्पर्मी डिवीजन का है, अर्थात आवर्त बीजी पादप। नेक्स्ट है वर्ग। क्लास है इसकी मेमेलिया।
ठीक है, और गेहूं की क्लास हो जाएगी मोनोकोटिलिडनी, जिसके अंतर्गत एक बीजपत्री पादपों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है इसका ऑर्डर अर्थात गण, ठीक है, तो इसका ऑर्डर है प्राइमेट्स, जबकि गेहूं का ऑर्डर आता है कोएल्स, कौन सा है कोएल्स। नेक्स्ट है फैमिली अर्थात कुल, तो मानव का कुल हो गया होमोनिडी, जबकि गेहूं का कुल होता है पोएसी। तो यह किसको कुल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट अगला वर्ग की संवर्ग वंश, तो मानव का वंश हो गया बेटा होमो और गेहूं का वंश है ट्रिटिकम। नेक्स्ट है स्पीशीज यानी कि जाति, तो यहाँ पर मानव की जाति हो गई सेपियंस और गेहूं की जाति एस्टिवम, ठीक है। तो ये था बेटा वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, एक बार हमने मानव का वैज्ञानिक नाम देखा था, तो मानव का वैज्ञानिक नाम हम यहाँ से देखते हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस, जिसमें पहला शब्द उसके वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करता है, इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस। कल गेहूं का भी हमने वैज्ञानिक नाम देखा था, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिटिकम तो इसका जीनस अर्थात वंश हो गया और एस्टिवम उसकी जाति हो गई। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखिएगा बेटा कि इन संवर्गों को यदि हम आरोही क्रम में जमाएं, किसमें जमाएं, आरोही क्रम में, देखो यदि ये पूछा जाए कि वर्गीकी पदानुक्रम को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में, ठीक है। यदि आरोही क्रम पूछा जाता है वर्गीकी संवर्गों का, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई तो कौन सी हो गई बेटा, जगत, और सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। तो हमें आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर चलना है, ठीक है। तो आरोही क्रम यदि पूछा जाए वर्गीकी संवर्गों का, तो शुरुआत करेंगे बेटा जाति से, क्योंकि सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। जाति से वंश में, और वंश से कुल में, और कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ, और संघ से जगत की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। यदि हमसे अवरोही क्रम पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि वर्गीकी के पदानुक्रम का अवरोही क्रम लिखिए, तो अवरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात सबसे पहले बड़ा वर्गीकी संवर्ग आएगा, तो बड़ा वर्गीकी संवर्ग हो गया बेटा जगत, ठीक है। उससे छोटा होता है संघ, उससे छोटा होता है संघ, संघ से छोटा होता है वर्ग, वर्ग से छोटा होता है गण, ठीक है। और गण से छोटा होता है कुल, और कुल से छोटा वर्गीकी संवर्ग वंश, और सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग होती है जाति, ठीक है। तो यदि हमसे अवरोही क्रम पूछा जाए तो हमें इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समान लक्षणों वाले जो सदस्य हैं, जिनके लक्षण हमें समान दिखाई देते हैं, ठीक है, उन्हें वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति में रखा जाता है, ठीक है। जो समान लक्षण वाले होते हैं, समान लक्षण वाले जीव, तो ऐसे जीव जो लक्षणों में
समान होते हैं, ठीक है, उनको सबसे छोटी इकाई किसमें रखते हैं? जाति में रखते हैं, ठीक है। तो समान जाति वाले यानी कि एक ही जाति वाले जीव जो कि लक्षणों में समान होते हैं उनको एक ही वंश में रखा जाता है। यानी ऐसे जीव जो लक्षणों में समान है उनको तो किसमें रखते हैं? एक ही जाति में, अर्थात वो सारे जीव एक ही जाति के सदस्य होते हैं। और समान जाति के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको एक बड़े वर्ग की इकाई होती है वंश, ठीक है, उस वंश में रखा जाता है। जैसे कि पैंथेरा है, पैंथेरा, इस पैंथेरा वंश में, पैंथेरा क्या है बेटा? वंश है ये, ठीक है। इस पैंथेरा वंश में शेर भी आता है, चीता भी आता है, ठीक है। तो शेर तो एक अलग जाति हो गई और चीता एक अलग जाति हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ लक्षणों में चीता और शेर दोनों समान होते हैं, इसीलिए इन्हें एक ही वंश में अर्थात पैंथेरा वंश में रखा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो समान लक्षणों वाले एक ही वंश के जो सदस्य होते हैं, जो लक्षणों में समान होते हैं, अर्थात एक वंश के ऐसे सदस्य जो लक्षणों में समानता रखते हैं, उनको एक ही कुल में रखा जाता है। तो समान वंश वाले या समान लक्षण वाले वंश, समान लक्षणों युक्त वंशों को एक उच्चतर इकाई हो गई कुल, उस कुल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जो लक्षणों में कैसे दिखाई देता? समान दिखाई दे, ठीक है। और ऐसे सदस्य या जिनके कुलों में समान लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें अगला वर्गीय समूह हो गया गण में रखा जाता है। इसी प्रकार समान वाले को, समान लक्षण वाले को नेक्स्ट उच्चतर वर्गीय की इकाई हो गई वर्ग, उसमें रखा जाता है। उसी प्रकार समान लक्षण वर्ग वाले को संघ में और संघ वाले को जगत में रखा जाता है, ठीक है। अर्थात ऐसे जीव, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं तो उनको सबसे बड़ी वर्गीय की इकाई हो गई जगत, तो एनिमल्स को किस में रखते हैं बेटा? जंतु जगत में, ठीक है। और प्लांट यदि होगा तो उसको किस में रख दिया? पादप जगत में, ठीक है। तो समस्त जो डिवीजन है जिसमें प्लांट आएंगे तो उनको पादप जगत में रख दिया। समस्त संघ है जो जंतु आएंगे तो उनको किसमें? जंतु जगत में रख दिया। तो यह है वर्गीकरण की इकाई। अब हम बात करते हैं बेटा जाति किसे कहेंगे? परिभाषा यदि देखिए जाति की, जाति अर्थात स्पेसीज, स्पेसीज अर्थात जाति किसे कहते जाती है? देखो, समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जो आपस में मुक्त रूप से, जो आपस में मुक्त रूप से
प्रजनन करके जनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं। वे एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। देखो समान लक्षणों वाले, पहली बात यह है कि लक्षणों में क्या होनी चाहिए बेटा, समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो लक्षणों में समानता रखने वाले जीवों का ऐसा समूह जो कि आपस में क्या करे बेटा, मुक्त रूप से प्रजनन करे। क्या करे, मुक्त रूप से प्रजनन करे और प्रजनन करके जनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सके। उन सदस्यों को ठीक है क्या कहेंगे, एक ही जाति के कहेंगे। ठीक है, अर्थात वो क्या होंगे, समस्त सदस्य एक ही जाति के सदस्य कहलाएंगे। अब देखो जो जाति शब्द है इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया बेटा जॉन रे ने। इसने किया जॉन रे ने। जाति शब्द का जो प्रतिपादन किया सबसे पहले किसने किया था, जॉन रे ने। ये जो जाति है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी मूलभूत एवं प्राकृतिक इकाई होती है, नेचुरल यूनिट। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी मूलभूत तथा प्राकृतिक इकाई होती है जो कि वर्गीकरण में काम आती है। नेक्स्ट देखो बेटा इस लेसन क्या करना तो इस लेसन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वर्गी की सहायता साधन। अर्थात ऐसे साधन जो कि हमें सजीवों की पहचान, उनका अध्ययन तथा उनके वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं, उन समस्त साधनों को कहा जाता है वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, तो देखो बेटा जो सजीव है इन सजीवों में जो प्रत्येक सदस्य है उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें विशिष्ट लक्षण जो उस सदस्य में मिलते हैं वो किसी दूसरे सदस्य से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इन विभिन्नताओं को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सजीव है उस प्रत्येक सजीव में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो कि उन्हें उन सजीवों को किसी दूसरे जीव से भिन्नता प्रदान करते हैं या अलग करने में सहायता करते हैं। तो सजीवों में पाई जाने वाली इस प्रकार की विभिन्नताएं जो किसी सजीव को दूसरे सजीव से अलग करती हैं, इन विभिन्नताओं को क्या कहा जाता है, जैव विविधताएं कहते हैं। ठीक है, इनके आधार पर ही हम सजीवों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब देखो
इनके अध्ययन के लिए कौन कौन से साधन हैं जो कि इन सजीवों के अध्ययन में सहायता उपलब्ध कराते हैं, उनको कहते हैं वर्गीय सहायता साधन। तो हम यहाँ पर परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे जैविक नमूने या संग्रहण स्थल जो सजीवों की पहचान वर्गीकरण एवं उनके अध्ययन में सहायता करते हैं। उन्हें वर्गी की सहायता साधन कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी वर्गी की सहायता साधनों की कि ऐसे जैविक नमूने, तो यहाँ पर वर्गी की सहायता साधन के रूप में कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल हो सकता है, जैविक नमूना हो सकता है, या कोई भी संग्रहण स्थल हो सकता है जहाँ पर कि उन नमूनों को संग्रहित किया जाए, या जो जीवित पादप है अथवा जीवित जंतु है उनका भी संग्रहण किया जाए, तो वो कहलाते हैं संग्रहण स्थल। जो सजीवों की पहचान, ठीक है, उनका वर्गीकरण तथा उनके अध्ययन में सहायता कराते हैं, ठीक है। तो उन समस्त साधनों को क्या कहते हैं? वर्गी की सहायता साधन कहा जाता है। अब ये वर्गी की सहायता साधन कौन कौन से हैं देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हर्बेरियम, सेकेंड जैसे कि अपने बॉटनिकल गार्डन है तो वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान को बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं, वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है जंतुआलय, जंतुआलय या इनको चिड़ियाघर भी कह दिया जाता है, चिड़ियाघर। नेक्स्ट जैसे कि म्यूजियम, संग्रहालय, म्यूजियम या इनको संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट कुंजियां, ठीक है। तो ये क्या है? सारे सारे वर्गी की सहायता साधन कहलाते हैं। अब एक एक डिटेल हम देखें कि ये वर्गी की सहायता साधन किस प्रकार से सजीवों की पहचान, उनका वर्गीकरण तथा उनके अध्ययन में सहायता उपलब्ध कराते हैं। देखो बेटा, जैसे कि हर्बेरियम है
तो हर्बेरियम होता है बेटा सूखे पादप अथवा पादप भागों के नमूनों का संग्रह। हर्बेरियम क्या होता है? कोई भी सूखे प्लांट है, ठीक है, या कोई भी पादप भाग है, उनके नमूने हैं, ठीक है, उनका संग्रहण क्या कहलाएगा? हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे पादप है, उन छोटे पादपों को, ठीक है, जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। लेकिन जो बड़े पादप है, इन बड़े पादपों को हम जड़ सहित नहीं उखाड़ सकते तथा उन्हें संग्रहित नहीं कर सकते, इसीलिए उन बड़े पादपों के क्या ले लिए जाते हैं? प्लांट पार्ट ले लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं बेटा? प्लांट पार्ट अर्थात पादप भाग ले लिए जाते हैं। और उन पादप भागों को सुखाकर उन्हें हर्बेरियम शीट पर लगाया जाता है। इन पादप भागों को सुखाया जाता है और उन्हें सुखाकर किस पर? हर्बेरियम शीट पर लगा दिया जाता है। ठीक है, और हर्बेरियम शीट पर लगाने के पश्चात उस हर्बेरियम शीट पर उस पादप से संबंधित समस्त जानकारी संक्षिप्त में लिखी हुई होती है। ठीक है, वो प्लांट या यूं कहें कि वो पादप नमूना कहाँ से एकत्रित किया, उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, उसका कुल, वंश, जाति, ठीक है, इसके अतिरिक्त उसका देसी नाम, संग्रहणकर्ता का नाम, संग्रहण दिनांक इत्यादि जानकारी सब कुछ इस हर्बेरियम शीट पर लिख दी जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अध्ययन में सुविधा होती है। इसके पश्चात इन हर्बेरियम शीट का वैज्ञानिक विधि के द्वारा संग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात जो मान्यता प्राप्त वर्गीकरण विधि है, उस मान्यता प्राप्त वर्गीकरण विधि के द्वारा इनका संग्रहण कर लिया जाता है। तो इनका संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? यूं कहें कि संग्रहण स्थल क्या कहलाता है इनका? हर्बेरियम। क्या कहलाता है बेटा? हर्बेरियम कहलाता है। हमने यही देखा कि ऐसा स्थान, ठीक है, जहाँ पर सूखे पादप अथवा पादप भागों के नमूनों का संग्रहण किया जाता है, वो संग्रहण स्थल कहलाता है हर्बेरियम। क्या कहलाता है? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं, उस पर उस पादप भाग की या पादप से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखी हुई होती है। इसके पश्चात उन हर्बेरियम शीट का मान्यता प्राप्त वर्गीकरण के द्वारा संग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार का जो संग्रहण स्थल है वो कहलाता है हर्बेरियम। ठीक है, इन हर्बेरियम शीट को कवकों के या जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए इन पर 2% HgCl2 के घोल का छिड़काव किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हर्बेरियम शीट है, ये हर्बेरियम शीट लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, ताकि आगे लंबे समय तक इनके अध्ययन में सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये क्या बेटा? वर्गीय की सहायता साधनों में फर्स्ट था हर्बेरियम। सेकंड देखो बेटा, वानस्पतिक उद्यान अर्थात बॉटनिकल गार्डन। ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर पादपों को जीवित अवस्था में रखा जाता है। ये ऐसे संग्रहण स्थल होते हैं, वानस्पतिक उद्यान, जहां पर पादपों को उनकी प्राकृतिक आवास जैसी कंडीशन में, जो नेचुरली ये उगते हैं, उनके प्राकृतिक आवास जैसी कंडीशन में उनको जीवित अवस्था में रखा जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हम उन पादपों के वर्गीकरण का या उनके पहचान या उनके अध्ययन में क्या होती है, हमको सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्गीय की सहायता साधन जो कि पादपों के पहचान, ठीक है, और उनकी वर्गीकरण तथा उनके अध्ययन के लिए पादपों को जीवित अवस्था में उगाया जाता है, वो स्थान क्या कहलाते हैं? वानस्पतिक उद्यान
उद्यान अथवा बॉटनिकल गार्डन कहलाते हैं। तो यहाँ पर पादपों को जीवित अवस्था में रखा जाता है। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन, जैसे कि पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ है बेटा? क्यू इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में है। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है अर्थात बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पर पादपों को उनके अध्ययन के लिए जीवित अवस्था में उगाया जाता है। अर्थात इनकी जहाँ ये उगाया जाता है वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनके प्राकृतिक आवास के समान होती है। सेकंड, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ है बेटा? कोलकाता में है, कोलकाता। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन अपने इंडिया में स्थित सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन अर्थात वानस्पतिक उद्यान है, जो कि जो पादप है उनके वर्गीकरण और उनकी पहचान हेतु उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट, NBRI अर्थात इसका पूरा नाम है बेटा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है बेटा? लखनऊ में, लखनऊ भारत में। ये भी भारत में स्थित एक वानस्पतिक उद्यान है, जो क्या नाम है इसका? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है ये बेटा? लखनऊ में। तो ये थे वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जंतुआलय। क्या? जंतुआलय। तो ये जंतुआलय ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पादपों को या जहां पर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के समान आवास में मानव की देखरेख में रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि जंतुआलय चिड़ियाघर क्या होते हैं?
ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के समान आवास में मानव की देखरेख में अर्थात कृत्रिम रूप से रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप हम उन वन्य जीवों के आहार प्रकृति अर्थात उनके खान पान, तो उनकी आहार प्रकृति मतलब उनके खान पान, उनके व्यवहार कि उस जंतु का व्यवहार किस प्रकार का है तथा उसकी आवास परिस्थितियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जंतुआलय चिड़ियाघर ये ऐसे स्थल हो गए जहाँ पर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसी सुविधा युक्त आवास में मानव की देखरेख में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप ये वन्य जीव हमारे अध्ययन हेतु प्रयुक्त होते हैं, अर्थात हम उनके खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो किस प्रकार के आवास में रहते हैं तथा उनमें कौन कौन से ऐसे अनुकूलन होते हैं कि वो उस आवास के प्रति वो अनुकूलित होते हैं। तो इन सभी चीजों के अध्ययन हेतु ये जंतुआलय उपलब्ध या जो कहें जंतुआलय मटेरियल उपलब्ध कराते हैं या वन्य जीवों को उपलब्ध कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हम उस जंतु के बारे में या वन्य प्राणी के बारे में किसी भी समय हम अध्ययन कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगला वर्गीय की सहायता साधन है बेटा म्यूजियम या संग्रहालय। नेक्स्ट वर्गीय की सहायता साधनों में म्यूजियम या संग्रहालय। तो देखो बेटा ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर पादपों को या जंतुओं के नमूनों को परिरक्षित होल में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं म्यूजियम या संग्रहालय क्या होते हैं? ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर सजीवों यानी कि पादपों या जंतुओं के नमूनों को, ठीक है, अथवा संपूर्ण जंतु को भी हम किसमें बेटा परिरक्षित घोल में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप ये सजीव नमूने या पादप भाग उन जीवों की पहचान, ठीक है, उनके वर्गीकरण में या उनके अध्ययन में सहायता उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के संग्रहण स्थल अर्थात म्यूजियम है, उद्यान, ये शैक्षणिक संस्थानों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं बेटा? शैक्षणिक संस्थानों में बनाए जाते हैं। शैक्षणिक संस्थान की बात करें जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इस प्रकार के संग्रहण स्थल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालयों में बनाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पादप नमूने हैं या जंतु नमूने हैं, ये जंतु नमूने अध्ययन के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये था म्यूजियम। और लास्ट है की या कुंजिया। की या कुंजिया, देखो ये ऐसे वर्गीय की सहायता साधन होते हैं, ठीक है, जो कि सजीव है, इन सजीवों की समानता, उनकी असमानता या उनके जो तुलनात्मक लक्षण हैं, उन तुलनात्मक लक्षणों पर ये आधारित होते हैं।
ठीक है। और प्रत्येक जो सजीव है उनके लिए ये यूँ कहें कि प्रत्येक वर्ग के जो सजीव उनके लिए अलग कुंजियां होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, कुंजियां। तो ये भी किसमें, वर्गीय सहायता साधन में सम्मिलित की जाती है। इसके अतिरिक्त भी जैसे कि मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ, ठीक है, मैनुअल्स है, ये भी वर्गीय सहायता साधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि वर्गीकरण में सहायता उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा वर्गीय सहायता साधन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।